बेटा, वो लड़की वालों का फ़ोन आया था। उन्हें क्या जवाब देना है? पापा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर वो हमारी तमाम शराइत मानने के लिए तैयार हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी हमें रिश्तों की कोई कमी नहीं है। रौनक के पास सब कुछ था। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर लालची होने की वजह से वो सब कुछ हासिल करना चाहता था। एक रात तकरीबन 12 बजे वो शहर से गांव वापस लौट रहा था। रात बहुत गहरी थी और रोड पर दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था, सिवाय रौनक की गाड़ी के। तभी अचानक बगैर किसी वजह के उसकी गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। गाड़ी बंद हो चुकी थी और आसपास कोई भी नहीं था। वीरान और भयानक माहौल में एकदम सन्नाटा था। शिट, गाड़ी को क्या हो गया? ये चलते चलते कैसे रुक गई? रौनक जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, उसे दूर से सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। या अल्लाह खैर, इतनी रात के इतने घने जंगल में कौन हो सकता है? रौनक गाड़ी बंद करके आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक उसकी निगाह एक घने पेड़ पर पड़ती है। आवाज़ें उसी पेड़ के पास से आ रही थी। रौनक का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। कौन है? कौन है वहाँ? रौनक के सवाल पूछने पर अचानक रोने की आवाज़ें बंद हो जाती हैं। देखो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज़ सामने आ जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बस सामने आ जाओ प्लीज़। रौनक इतना कहते ही एक जवान लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सामने आती है। लड़की थोड़ी घबराई हुई नज़र आ रही थी। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो अपनी शादी से भाग कर आई हो। लाल रंग का जोड़ा पहने वह इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। कौन हो तुम? मेरा नाम अनाबिया है और मैं यहाँ अकेली हूँ। तुम इस वक्त रात को इतने बड़े जंगल में क्या कर रही हो? कुछ लोग अकेले रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि मैं, और कुछ लोगों को अकेला छोड़ दिया जाता है। क्या मतलब? अनाबिया ने भीगी आंखों से रौनक की तरफ देखा और कहा, मैं अपने अब्बू के साथ पास के एक गांव में रहती थी। सब कुछ ठीक था, बस एक पल में सब कुछ बिगड़ गया। मेरी दुनिया तबाह हो गई। अब्बू के गुजरने के बाद जिन रिश्तेदारों को मैं अपना समझती थी, वही मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने घर, ज़मीन और सब कुछ छीन लिया। वो मुझे भी जान से मारना चाहते थे। मैं अगर वहाँ रुकती तो वो सब मिलकर मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से ज़बरदस्ती करवा देते। इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। अनाबिया की कहानी सुनकर पहली बार ऐसा हुआ कि रौनक ने किसी के दुख को महसूस किया। तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप मुझे अगले चौक तक छोड़ देंगे तो मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी। वहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, शायद मुझे वहाँ कोई पनाह मिल जाए। इसमें एहसान की क्या बात है? अपना बैग मुझे दो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रौनक जैसे ही बैग उठाता है, बैग का भारीपन उसे चौंकने पर मजबूर कर देता है। ये बैग तो बहुत भारी है। ऐसा क्या है इसमें? कुछ नहीं, बस थोड़ा सामान है मेरी ज़रूरत का। अनाबिया की बातें सुनकर रौनक को कुछ शक सा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। रौनक ने बगैर कुछ सवाल किए बैग गाड़ी में रख दिया। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, इतना भारी बैग लेकर तुम वहाँ जंगल तक कैसे पहुँची? सच बताओ,
اس بیگ میں آخر ہے کیا؟ اگر میں کہوں کہ یہ بیگ سونے سے بھرا ہوا ہے تو کیا تم یقین کرو گے میرا؟ انابیہ کی بات سن کر رونق ہلکے سے مسکرایا اور بولا، اگر تمہارے پاس اتنا سارا سونا ہے تو اس اندھیرے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ رونق کو لگا کہ انابیہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اگلے ہی پل رونق چونک گیا۔ انابیہ نے بغیر کچھ کہے بیگ کھول دیا۔ تمہارے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آیا؟ یہ سب میرے ابو کا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اتنا ڈھیر سارا سونا ابو کے پاس کہاں سے آیا، بس اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے یہ سارے زیورات میری شادی کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سب کی نگاہ ان کی دولت پر ہے، اس لیے انہوں نے تمام زیورات اس جنگل میں چھپا دیے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے اس جگہ کا پتہ بتا دیا تھا، اس لیے میں اس جنگل میں آئی تھی۔ اب یہ سارا سونا میرا ہے اور بعد میں میرے ہونے والے شوہر کا۔ کس طرح کا لڑکا پسند ہے تمہیں؟ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو صرف مجھ سے پیار کرے، صرف میرا خیال کرے اور کبھی بھی مجھے دھوکہ نہ دے۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی لڑکا بھی شادی کر لے گا۔ اور تم، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں؟ ہاں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بار مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی۔ اتنا کہہ کر رونق گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے۔ اگر میں اس سے شادی کر لیتا ہوں تو یہ سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ رونق کی نظر اب انابیہ کے بیگ پر تھی۔ اس کے دل میں لالچ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ انابیہ کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کے ڈیڈ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ان کی نظر اس اجنبی لڑکی پر پڑی جو دلہن کے لباس میں ملبوس ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انابیہ، یہ میرے ڈیڈ ہیں۔ رونق کے پاپا بہت حیران تھے کہ وہ اچانک کہاں سے یہ لڑکی لے کر آیا۔ بیٹا، یہ کون ہے؟ پاپا، یہ انابیہ ہے، آپ کی ہونے والی بہو۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے رشتے کی بات پہلے سے چل رہی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انابیہ، تم اندر جاؤ۔ بیٹا، جس جگہ تمہارے رشتے کی بات چل رہی تھی وہ تمام شرائط ماننے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور میں نے تو انہیں ہاں بھی کہہ دیا ہے۔ اب تمہاری شادی میں اسی لڑکی کے ساتھ کروں گا۔ ارے پاپا، اسے چھوڑیں، پہلے یہ دیکھیں۔ رونق سونے سے بھرے ہوئے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اتنا سارا سونا؟ جی پاپا، یہ سب انابیہ کا ہے اور شادی کے بعد اس کے ہونے والے شوہر کا۔ پھر تو بہت فائدے کا سودا ہے۔ لالچی ہونے کے ناطے اس کے پاپا بھی فوراً مان جاتے ہیں۔ بس پاپا، آپ شادی کی تیاری کریں، یہ سب کچھ ہمارا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ جلد ہی رونق اور انابیہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ رات کا وقت تھا، پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ لال لہنگا پہنے انابیہ رونق کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رونق آ کر انابیہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی رونق انابیہ کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے، ایک تیز ہوا کا جھونکا پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے اور پھر انابیہ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ اس کا چہرہ دھیرے دھیرے ایک بھیانک لڑکی میں بدل جاتا ہے۔ کون ہو تم؟ اور انابیہ کہاں ہے؟ یہ سب کیا تماشا ہے؟ میں ہی ہوں انابیہ، اور یہی میرا اصلی روپ ہے جو تم اب دیکھ رہے ہو۔ کیا ہوا؟ ڈر گئے؟ یاد آیا کچھ؟ میں وہی انابیہ ہوں جس کو تم نے اور تمہارے لالچی باپ نے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ آؤ میرے پاس، میں اب تمہیں اور زیورات دوں گی۔ نہیں ہو سکتا، تم تو مر چکی تھی۔ مر تو میں اسی دن گئی تھی جس دن تم نے انتہائی بے رحمی سے میرا قتل کیا تھا۔
लेकिन आज मरने की बारी तुम्हारी है। आज मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी और अपने खून का बदला तुमसे लूंगी। अनाबिया की आवाज़ उसकी दर्दनाक दास्तान बयान कर रही थी। दरअसल अनाबिया के वालिद एक इंतहाई गरीब इंसान थे, लेकिन अनाबिया का शौहर रौनक एक इंतहाई लालची इंसान था। अनाबिया के वालिद ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसे जहेज दिया था। रौनक था कि उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अपने बाप के पास जाओ और उन्हें बोलो और पैसे चाहिए। रौनक, पहले भी वो इतने पैसे दे चुके हैं, अब इतना और पैसा वो कहाँ से लाएंगे? वो तो अपना घर भी गिरवी रख चुके हैं, अब और पैसा कहाँ से लेंगे? मैं अब उनसे और पैसा नहीं ले सकती। ठीक है, अगर पैसे नहीं हैं, तुम्हारी भी इस घर में कोई जगह नहीं है। चली जो अपने बाप के घर। पैसे के लिए रौनक हर रोज़ अनाबिया को परेशान करने लगा। वो रोज़ाना उसे घर से निकालने की धमकी देता था। वहीं दूसरी तरफ अनाबिया के वालिद रौनक की मांगें पूरी करने में लगे रहते थे, लेकिन अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो जान गए थे कि उनका दामाद एक इंतहाई लालची इंसान है। रौनक के जुल्म से अनाबिया को बचाने के लिए उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए एक दिन उन्होंने तंग आकर खुदकुशी कर ली। उनकी मौत के बाद रौनक को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई कि अब अनाबिया उसे कुछ नहीं दे सकती, इसलिए एक दिन उसने अनाबिया को मार दिया। रौनक, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन रौनक पर तो एक जुनून सवार हो चुका था, मज़ीद दौलत का। वो अब कोई नया शिकार ढूंढना चाहता था, और ऐसा अनाबिया की मौत के बाद ही मुमकिन था। अब जो भी इंसान पैसे के लालच में शादी करेगा, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनाबिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मत, प्लीज़ मत मारो मुझे। दरवाज़ा खोलो बेटा, क्या हुआ? ये शोर कैसा है? बेटा, ये क्या हो गया? तुम्हारा ये हाल किसने किया? और बहू कहाँ है? रौनक के पापा पूरे कमरे में देख लेते हैं, लेकिन अनाबिया कहीं नज़र नहीं आती। जब वो अनाबिया का सोने से भरा बैग देखते हैं तो उसमें जले हुए कोयले होते हैं। रौनक, मेरे बेटे, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़।